नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि पुलिस ऑफिसर के पास वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसके अंतर्गत वो संज्ञेय या गैर संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर द पावर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पर चलते हैं और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। पुलिस का अन्वेषण करने की शक्ति संज्ञेय अपराध में देखने के लिए हमें सेक्शन 156 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को देखना होगा, जिसमें ये शक्तियाँ दी हुई हैं। ठीक है, और सेक्शन 156 सबसेक्शन 1 और साथ में सेक्शन 174 में पुलिस के पास ये पावर है कि वो किसी भी मामले का अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन सुओ मोटो यानी अपने स्वेच्छा से ही कर सकती है और इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। और अगर एफआईआर दर्ज हो गया है तब तो लोकल लिमिट में अगर वो छट्टाधिकार आ रहा है तो वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन करने को स्टार्ट कर सकता है जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी भी संज्ञेय अपराध के अन्वेषण करने के लिए पुलिस के पास एफआईआर की कॉपी हो। बिना एफआईआर की कॉपी प्राप्त किए भी और बिना इंफॉर्मेशन प्राप्त किए भी अगर उनको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन से कहीं से जानकारी मिलती है तो संज्ञेय अपराध में वो इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण शुरू कर सकते हैं और इसके लिए एफआईआर रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं है। और 156(2) में ये दिया हुआ है कि इलीगलिटी या इरेगुलरिटी अगर कुछ हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का तो उसको क्योर किया जा सकता है, बशर्ते इसमें कोई बहुत ज़्यादा इलीगलिटी नहीं होना चाहिए। ठीक, और तीसरा ये है कि कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट जो है, जो कॉग्निजेंस लेने की पावर है अंडर सेक्शन 190, कैन ऑल्सो डायरेक्ट द पुलिस टू डू इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल या संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध दोनों में जो है मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि पुलिस को वो डायरेक्शन दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट जो है वो पहले जिस कंप्लेंट फाइल हुई है उसका वो शपथ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो है ये पुलिस को डायरेक्शन देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यानी कि 156(3) का ये सबसेक्शन ये तभी इफेक्टिव होता है जब कंप्लेंट फाइल हुआ हो और मजिस्ट्रेट ने उसे कॉग्निजेंस ले लिया हो। ठीक, और कंप्लेंट जो है ओथ पे ली गई हो तो मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे चाहे संज्ञेय हो या असंज्ञेय अपराध हो, पुलिस के पास यहाँ से शक्ति मिलती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट टू डू इन्वेस्टिगेशन इन एनी मैटर एज रिटन इन द कंप्लेंट। मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस यानी असंज्ञेय अपराध से संबंधित अन्वेषण चल रही है लेकिन वो 6 महीने का समय निकल गया लेकिन अब तक अन्वेषण कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट जो है उस अन्वेषण को रोक सकते हैं। ये बात अलग है कि उनके स्टॉप ऑर्डर को सेशन कोर्ट में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में वहाँ पर चैलेंज किया सकता है और सेक्शन 167(6) में उसको फिर से रिवाइव की जा सकती है। यानी कि 167(5) में मजिस्ट्रेट स्टॉप करते हैं और उसको चैलेंज को उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है 167 सबसेक्शन 6 में, जहाँ पर सेशन न्यायालय को अगर कारण बताया जाए कि इन्वेस्टिगेशन क्यों डिले हो रहा है कंप्लीट होने में तो फिर उसको रिवाइव कर देते हैं। ठीक, अगला है कि सेशन कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट और टू गेट अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये बात समझ लीजिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का रूल है कि इन्वेस्टिगेशन का आदेश के पास करने का पावर जो है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास है, सत्र न्यायालय के पास नहीं है। ना तो वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं और ना ही किसी आरोपित व्यक्ति की पहचान के लिए जो अन्वेषण दौरान पाया गया है उसको पहचान करने के लिए भी वो डायरेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारा काम मजिस्ट्रेट का है, सत्र न्यायाधीश का नहीं। प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी जो है आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, उसका नैतिक कर्तव्य है और कानूनी कर्तव्य भी यही है और इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है ये बैकबोन है ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ मतलब जिससे पूरा भारतवर्ष चल रहा है, उस रूल ऑफ लॉ
जो कि इक्वलिटी आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया हुआ है, उसमें ये बात जिक्र की गई है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो वो प्रॉपर और फेयर होना चाहिए, और इसके लिए आयोग की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जो भी अन्वेषण करे वो सही ढंग से करे। ठीक, हालांकि अगर कोई अनफेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो इससे आरोपित व्यक्ति को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है कि इस अनफेयरनेस की वजह से उसको रिलीफ मिल जाए या सजा कम मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये माना जाता है कि आरोपित व्यक्ति पे जो आरोप लगा है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बिना शक शुबा का साबित होना चाहिए कि हाँ उसने ही अपराध किया हुआ है, तभी उसे सजा मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना मस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनफेयरनेस की वजह से किसी आरोपित व्यक्ति को कोई बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है जब तक कि कोई साक्ष्य उसके पक्ष में ना आ जाए। और ये भी है कि अगर इरेगुलरिटी और इलीगलिटी अगर इन्वेस्टिगेशन में हो गया है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर जहां पर क्लियर एविडेंसेस है, यानी कि सबूत सही सलामत ठीक ठाक मिल गया है। ठीक है, जिसमें साफ साफ इंडिकेशन हो रहा है रिलेटिव टू कमीशन ऑफेंस या आरोप साबित हो रहा है, तो उसमें अगर कोई इलीगलिटी हो जाती है, इरेगुलरिटी हो जाती है अन्वेषण के दौरान, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस क्लियर कट एविडेंस आ जाना चाहिए आरोपित व्यक्ति के खिलाफ। ठीक, अगला है कि सेक्शन 73 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो कहता है, इससे मजिस्ट्रेट को ये परमिशन नहीं मिल जाता कि वो आरोपित व्यक्ति को बाध्य करे, खासकर अन्वेषण के दौरान, कि वो अपना स्पेसिमेन हैंडराइटिंग सिग्नेचर दे या किसी प्रकार का अपना सेल्फ टेस्टिमोनियल कराए। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग ट्रायल ही कोर्ट ऐसा कह सकती है, अन्वेषण के दौरान नहीं। क्योंकि अन्वेषण के दौरान आरोपित व्यक्ति आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के समक्ष होता है, न कि मजिस्ट्रेट के समक्ष। और जब तक अक्यूज्ड व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं आता है या न्यायालय के समक्ष नहीं आता है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय ये आदेश आरोपित व्यक्ति को नहीं दे सकते कि आप अपना स्पेसिफिक सिग्नेचर मेरे सामने दो, मुझे कंपेयर करवाना है। ठीक है, और वैसे भी उससे सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन ली जाएगी जिससे कि एविडेंस का कोऑपरेशन हो सके, संपोषक हो सके, उससे अधिक नहीं दिया सकता। वरना आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो डिफेंस ले लेगा, जिसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन यानी अपने खिलाफ साक्ष्य देने का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसका वो डिफेंस ले सकता है। तो ये इफेक्टिव ना हो, इसलिए जो है उतनी साक्ष्य ली जाएगी जितना कि उसका आरोप साबित हो जाए। स्टिंग ऑपरेशन भी एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये हमारे सीआरपीसी में रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इसे हम लीगल इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते हैं, और भले ही क्राइम कितना ही हीनियस क्यों ना हो गया हो, इस ऑपरेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगला है साइट प्लान और स्पॉट मैप। ये इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किया गया एविडेंस तभी एडमिसिबल होता है, ग्राह्य होता है, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने खुद अपने आंखों से देखा हो और खुद ही उसने इंडिकेट किया हो। ठीक है, और अगर किसी और सोर्स से स्पॉट किया गया है या साइट ऑफ अकरेंस है या साइट प्लान या स्पॉट मैप बनाया गया है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। वह ये एडमिसिबल तभी होता है जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने स्वयं देखा हो और उस साइट प्लान का स्केच बनाया हो। ठीक, एपेक्स कोर्ट ने विजय राघवन वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1984 में इन्वेस्टिगेशन के कुछ नियम का प्रतिपादन किया है, जिसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स बताया है कि इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। ये नियम है, ये फॉलो होना जरूरी है बाय द आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पहला है स्पॉट ऑफ अकरेंस, यानी जिस जगह पे घटना घटित हुई है यानी अपराध घटित हुआ है वहां पर उसे जाना जरूरी है। दूसरा, उस अकरेंस का फील्ड बुक यानी जिसे हम केस डायरी भी कहते हैं, वो बनाना जरूरी है। तीसरा, जब तैयार हो जाए तो उसका रिपोर्ट तैयार करना आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम चार्जशीट, चालान या क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक, उसमें इंक्लूड क्या होगा?
टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न पर्सन, जो भी व्यक्ति हैं जिसे लगता है कि या जिस पर आरोप हो सकता है या कोई गवाह है, उसका भी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। पांचवा, टू डिस्कवर द अक्यूज पर्सन एंड टू सिक्योर द अरेस्टेशन ऑफ सच पर्सन, यानी कि आरोपित व्यक्ति को ढूंढना और उसको गिरफ्तारी करना, यानी कि उसको सिक्योर करना कि वो कहाँ पर उपस्थित हो, जिससे कि ट्रायल के समय जो है उसे पेश किया जा सके। जरूरत पड़ने पर उसे अरेस्ट भी किया जाएगा। छठा है टू सर्च आउट एनी पर्सन और प्लेस अंडर सेक्शन 165, जहां भी लगता है कि सबूत उनको मिल सकता है किसी अपराध के घटित होने का या आरोप साबित करने के लिए, तो किसी भी जगह को और किसी व्यक्ति की तलाशी कर सकते हैं। 165 के अंदर उनको पावर दिया हुआ है। सातवां है टू फॉर्म द ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और जो भी साक्ष्य उनको मिले हैं अब तक, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, उन सब के आधार पर अन्वेषण समाप्त होने के बाद अपना ओपिनियन बताएं कि उन्हें क्या लगता है कि अपराध घटित हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हुआ है तो चार्जशीट फाइल करें सेक्शन 173 में, और अगर नहीं हुआ है तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करें सेक्शन 169 में। ठीक है, सेक्शन 157 में प्रोसीजर दिया गया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव होगा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी हो, और उनको लगता है कि कहीं पर कोई अपराध घटित हुआ है, सस्पेक्ट है, तो उनके पास ये पावर है कि 156 के अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले उसकी एक कॉपी जो है सेक्शन 158 के अंतर्गत जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट है, यानी कि जिस क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस क्षेत्र के जुरिडिक्शन में रहते हुए जो मजिस्ट्रेट है उनको एक कॉपी भेजेंगे सेक्शन 158 में। ठीक है, जिससे कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो मजिस्ट्रेट जो है उस कलेक्टेड एविडेंस के आधार पे कॉग्निजेंस ले सके सेक्शन 190। कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजने के पश्चात अब कंसर्न पुलिस ऑफिसर एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिपोट करेंगे, जिससे कि वो स्पॉट पे जाए, उस स्पॉट पे जहाँ पर घटना घटित होने की संभावना है, वहाँ पर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को इन्वेस्टिगेट करे, अन्वेषण करे, और जो भी वहाँ पर साक्ष्य मिलता है, ऑफेंडर मिलता है या आरोपित व्यक्ति मिलता है, उसे तुरंत अपने कस्टडी मिले। ठीक है, और सारे स्टेटमेंट जो भी गवाह हैं या सबूत है कलेक्ट करने के बाद वो वापस अपने ओपिनियन को ड्रॉ करे कि कलेक्टेड एविडेंस और स्टेटमेंट के आधार पर उन्हें क्या लगता है, और एक रिपोर्ट तैयार करके वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे, उन्हीं मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास उन्होंने एफआईआर की कॉपी भेजी हुई है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 157 के सब सेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आईओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो अन्वेषण करने से मना भी कर सकते हैं, रिफ्यूजल फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अगर जो इन्फॉर्मेशन आई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना, और उनको देखने के बाद जैसे लग रहा है कि उस रिपोर्ट में ऐसी कोई खास बात नहीं है, और उस नतीजे पहुंचते हैं कि इसमें अन्वेषण होने यानी इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उनको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक, तो जब इंफॉर्मेशन टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, एक ग्राउंड टू ये है कि या तो ऐसा इंफॉर्मेशन है कि जिससे लग ही नहीं रहा है कि कोई बहुत ही हीनियस क्राइम है, सीरियस नेचर का है, तो इस आधार पर मना कर सकते हैं। और दूसरा, जब पुलिस अफसर को लगता है कि ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, उपयुक्त आधार नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण किया जाए, तो वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हुए अन्वेषण करने से मना कर सकते हैं। लेकिन अन्वेषण मना करने से पहले उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर 2 ऑब्लिगेशन आता है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि वो अपने रिपोर्ट में कारण बताएंगे कि वो एफआईआर के कंप्लायंस में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये बताएंगे कि नॉन सफिशिएंसी ऑफ ग्राउंड फॉर एंटरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उपयुक्त आधार नहीं है अन्वेषण करने का, इस बात की भली भांति जानकारी इन्फॉर्मेंट यानी जो सूचना करता है उसको देंगे, और उस तरीके से देंगे जैसा स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है। उसके बाद ही वो रिफ्यूज कर सकते हैं अन्वेषण करने से।
2008 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ है और ये अमेंडमेंट हुआ है कि अगर पुलिस ऑफिसर इस नतीजे पहुंचते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ख़ासकर जो अपराध सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित है, तो जो विक्टिम है उनका स्टेटमेंट जो है महिला पुलिस ऑफिसर ही लेंगी और उस जगह पे लेंगे, उस घर पे लेंगे जहां पर विक्टिम या विक्टिमाइज पर्सन जो है देना चाहती हैं और ख़ासकर अपने पेरेंट, गार्जियन या कोई नियर रिलेटिव या सोशल वर्कर के उपस्थिति में ही वो स्टेटमेंट देंगे और पुलिस ऑफिसर भी उनकी उपस्थिति में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे विक्टिमाइज को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। सेक्शन 158 जैसे पहले बताया जा चुका है कि इसमें जो है जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने को डिसाइड करती है तो एक कॉपी जो है मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ता है जो कंसर्न जुडिक्शन में है। ठीक है, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भेजा जाए, स्टेट गवर्नमेंट का भी डायरेक्शन है। ठीक, अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का केस है एसएन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार तिवारी। इसमें ये हेल्ड किया गया कि सेक्शन 159 जो है बेसिकली ये मजिस्ट्रेट के लिए है जो पावर देते हैं फॉर डायरेक्टिंग द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, खासकर तब जब पुलिस ये डिसाइड करती है सेक्शन 157(1) के प्रोविजन में कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कोई ऐसा सीरियस ऑफेंस नहीं दिखता है और ना ही कोई सफिशिएंट ग्राउंड है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो जब वो ना करने का अपना डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर जो है सेक्शन 159 में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि नहीं, आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करिए। ठीक है, तो बेसिकली इट मीन फॉर मजिस्ट्रेट नॉट फॉर द पुलिस। एपेक्स कोर्ट ने देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस एन नारायण रेड्डी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंसेस को बताया है, खासकर वो इन्वेस्टिगेशन जो मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पर होता है, सुमोटो नहीं। ठीक है, तो पहला है सेक्शन 156(3) और दूसरा है 202 का 1। ये दोनों ही प्रोविजन में मजिस्ट्रेट ही पुलिस को ऑर्डर करते हैं टू डू इन्वेस्टिगेशन, खासकर तब जब एक रिटन कंप्लेंट आया हुआ हो सेक्शन 200 में, तो उसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देते हैं कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो। यानी कि यहाँ पर ये दोनों प्रोविजन में जो है मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे ही इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस सुमोटो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। तो सबसे पहले देखिए 156(3) में कि मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 और 200। 190 में कॉग्निजेंस है, 200 कंप्लेंट आता है। 202 में क्या है कि मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन ओनली आफ्टर कॉग्निजेंस। यहाँ पर 202 में ये तब होते हैं जब सुमोटो मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेते हैं और खुद ही इंक्वायरी करते हैं और उन्हें लगता है कि जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी बीच में जो है उन्हें कुछ साक्षी कमी नजर आती है, इनसफिशिएंट ग्राउंड आ जाता है। तो फिर यहाँ पर जो है कॉग्निजेंस लेने के पश्चात वो पुलिस को कहते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पे आप हमें एविडेंस कलेक्ट करके दो। ठीक है, तो इसलिए 202 के 1 में जो है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन का आदेश देते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है कि 156(3) में ये प्रीएम्प्टरी रिमाइंडर होता है पुलिस को कि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और पूरा का पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करते हैं 156(3) में। लेकिन 202 में इसमें पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, बल्कि मजिस्ट्रेट कुछ पॉइंट लेट डाउन करते हैं, उस पॉइंट का इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि पार्ट इन्वेस्टिगेशन 202 में होता है। ठीक, तीसरा है कि इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो इसमें एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, फिर चार्जशीट फाइल होती है अंडर सेक्शन 173 में। ठीक, यहाँ पर क्या है कि 202 में जो है क्योंकि ये पार्शल यानी पार्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो पर्टिकुलर मैटर या पर्टिकुलर फैक्ट या पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देते हैं वो उसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करके पुलिस मजिस्ट्रेट को पुलिस जो है सौंप देती है। तो फ्रेंड, ये पूरे एंटायर पावर है पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण करने की जो उनकी शक्तियां हैं वो बेसिकली 3 जगह दिया हुआ है, सेक्शन 155, 156 और 202। जो है पुलिस के पास पावर है कि किसी भी सस्पेक्टेड ऑफेंस का या उस अपराध का जो कि संभावित है कि घटित हुई है, उससे संबंधित मामले का अन्वेषण करने की शक्तियां इनके पास है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो पे हम
नया प्रश्न, उसके उत्तर और संबंधित प्रावधान और केसों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।